हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। चलिए, आप लोग को जैसा पता होगा, हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी। और फार्माकोलॉजी हमने पिछली क्लास में चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट कर दिया था और हमने उसके एक या शायद दो पार्ट उसमें को हमने कंप्लीट किया था। आज इसका हम तीसरा पार्ट देखने वाले हैं, थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। कौन कौन सा टॉपिक आज के लेक्चर में हम देखेंगे, पहले वो देख लीजिए। आज के जो लेक्चर में हम देखने वाले हैं वो हमारा टॉपिक होने वाला है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के बारे में। यानी ऐसे कौन कौन से केमिकल, ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस हैं जो कि जो हमारे न्यूरो मस्कुलर, कहने का मतलब है न्यूरॉन से जो भी सिग्नल, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है किस के पास, मसल्स के रिसेप्टर के पास, उसको ब्लॉक करने वाले जो भी एजेंट होते हैं, जो भी केमिकल होते हैं, उनके बारे में हम आज देखेंगे। अगला देखेंगे ड्रग यूज्ड इन माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस एक बीमारी है, एक क्या है, डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, मसल्स क्या होते हैं, अकड़ जाते हैं। ठीक, उसमें कौन कौन से ड्रग हैं, कौन कौन से सब्सटेंस है जो यूज किए जाते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। बिना किसी देरी के चलिए हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आगे अपने का न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट क्या होते हैं देख लीजिए। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट वे दवाएं होती हैं, वे ड्रग्स होती हैं जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एसिटाइलकोलिन की एक्शन को ब्लॉक करते हैं। एसिटाइलकोलिन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एसिटाइलकोलिन क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते थे? जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो सिग्नल था, उस सिग्नल को ट्रांसमिट करने में मदद करते थे, पहुंचाने में मदद करते थे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो एसिटाइलकोलिन होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो केमिकल मैसेंजर होता है, उसको क्या कर रहे हैं, वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर उसको ब्लॉक करते थे। यानी उसको, उसकी जो एक्टिविटी है उसको इनएक्टिव बना देते हैं करके स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स कराते हैं। जब स्केलेटल मसल्स, जब आपकी कंट्रैक्ट करती है, जब आपकी स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्ट करती है, तो उसको रिलैक्स मोड में लाने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, उस जो एसिटाइलकोलिन की वजह से जो कंट्रैक्ट कर रही है उसको ब्लॉक करेगी, जिसकी वजह से हमारी जो स्केलेटल मसल्स हो क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। आगे देखिए, ये ड्रग कॉन्शियसनेस, मतलब जो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है बेहोशी, मतलब आपको चेतना नहीं है, आप क्या है, बेहोश हो गए हैं। ये ड्रग क्या करती है, कॉन्शियसनेस को इफेक्ट नहीं करती है, बल्कि केवल मसल्स पैरालाइज उत्पन्न करती है। ऐसा नहीं है कि ये आपको क्या करेगी, बेहोश कर देगी, ऐसा नहीं है। ये केवल मसल्स को क्या करती है, कुछ टाइम के लिए क्या करती है, उनको पैरालाइज कर देते हैं। पैरालाइज करने का मतलब उनको रिलैक्स कर देती है। ठीक, उनको रिलैक्स कर देती है। सरल शब्दों में कहें तो जो ड्रग स्केलेटल मसल को टेम्पररी रिलैक्स या पैरालाइज कर दिया, टेम्पररी यानी कहने का मतलब है लंबे समय के लिए नहीं, कुछ शॉर्ट समय के लिए ऐसा करता है, इन्हें न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट कहते हैं। एक शब्दों में समझ लीजिए, एक लाइन में समझ लीजिए, वे मेडिसिन, वे ड्रग जो कि स्केलेटल मसल्स को टेम्पररी रिलैक्स या पैरालाइज कर दें, उन्हें हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से सर्जरी, मान दीजिए सर्जरी है तो उस समय हम चाहते हैं मसल्स क्या हो, रिलैक्स हों, तब इनका उपयोग किया जाएगा। एनेस्थीसिया, या उसको हम कह रहे हैं एनेस्थीसिया, उसको हम बेहोशी करने के लिए उसको हम इस्तेमाल किया सकते हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना नहीं है। कॉन्शियसनेस क्या है, चेतना मुक्त। ठीक, आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट की। क्लासिफिकेशन देख लीजिएगा बहुत इजी तरीके से। डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं, एक नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकिंग एजेंट होते हैं। डीपोलराइजिंग में अपना क्या होता है, सक्सिनाइल कोलिन आता है, जबकि नॉन डिपोलराइजिंग में टिबोकोरिन, पैनकोरिन, वैक्यूरिन और एट्राक्यूरिन आते हैं। क्लियर, आप लोग एक दो ड्रग का नाम याद कर लीजिएगा। डिपोलराइजिंग मसल्स रिडक्शन क्या होते हैं, वे ड्रग जो एसिटाइलकोलिन की तरह एक्ट करते हैं, कॉन्टिन्यूस डिपोलराइज उत्पन्न करते हैं, जिससे मसल्स क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। यानी कहने का मतलब है जो कि एसिटाइलकोलिन की तरह क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, यानी लगातार उस मसल्स को क्या करते हैं, डिपोलराइज करते रहते हैं, जिससे मसल्स क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। अगला है नॉन डिपोलराइजिंग, मतलब ये क्या कर रहे हैं, डिपोलराइज मसल्स की एक्टिविटी को कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, ये ड्रग एसिटाइलकोलिन की एक्शन को कंप्लीटली ब्लॉक करती हैं, जिससे डिपोलराइजेशन नहीं होता, यानी उस जो एसिटाइलकोलिन की जो एक्टिविटी है उसको ब्लॉक कर दे रही हैं। क्लियर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे इसके, तो डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेशन क्या करता है, जिसमें सक्सिनाइलकोलिन है अपना, ये ड्रग निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड होता है। निकोटिनिक रिसेप्टर ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा, हमने इसके बारे में बात किया था कोलिनर्जिक ड्रग के कैटेगरी में। निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्कुरेनिक रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर हम जानते हैं स्केलेटल मसल्स के रिसेप्टर होते हैं, तो उस रिसेप्टर से क्या होता है, बाइंड हो जाता है, जिससे कंटिन्यूस डिपोलराइजेशन होता है और मसल्स इनिशियली ट्विस्ट करती है और फिर पैरालाइज हो जाती है। यानी शुरुआत में जो मसल्स होगी थोड़ा क्या होगी, ट्विस्ट करेगी, यानी थोड़ा फैलेगी, फिर उसके बाद फिर क्या होगी, धीरे धीरे पैरालाइज हो जाएगी।
नॉन डिपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेशन क्या होता है, एसिटाइल कोलिन के साथ compete करते हैं, मतलब एसिटाइल कोलिन को बाइंड नहीं होने देंगे मसल के रिसेप्टर से, और किस क्या क्या करेंगे, निकोटिन रिसेप्टर से बाइंड हो जाते हैं। क्लियर, मतलब एसिटाइल कोलिन से कंपटीशन करके उसको बाइंड नहीं होने देंगे, और ये जो ड्रग होंगे ये जाके क्या होंगे, बाइंड हो जाएंगे, जिससे नो डिपोलराइजेशन होगा उसमें, यानी डिपोलराइजेशन नहीं होगा तो मसल्स का जो होगा रिलैक्सेशन हो जाएगा। क्लियर। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करिएगा तो स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करने के लिए यूज किया जाता है, रिस्पिरेटरी मसल्स को पैरालाइज करने के लिए हाई डोज में दिया जाता है। नो इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। नो एनाल्जेसिक एक्शन, यानी ये दर्द निवारक के लिए इसका कोई काम नहीं है कि आपके मसल्स में दर्द हो रहा है तो आप इसको देख के पैरालाइज करके उसका दर्द को कम कर दीजिए, ऐसा नहीं है। एनेस्थीसिया में होता है लेकिन इसमें नहीं होता है। इंडिकेशन मतलब किस में इसका यूज किया जाएगा, सर्जिकल प्रोसीजर में। मान लीजिए सर्जरी कर रहे हैं तब उस टाइम पे मसल रिलैक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंडोट्रेकियल इंटूबेशन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद मैकेनिकल वेंटिलेशन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बाद ऑर्थोपेडिक सर्जरी में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। साथ में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में ECT में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ ड्रग ऐसे जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, जैसे सक्सेनाइल कोलिन जो 1 से 1 से लेकर 1.5 pmg पर किग्रा दिया जाता है। वेकुरिनियम जो होता है 0.08 से 0.1 mg पर किग्रा दिया जाता है। और पैनक्यूरोनियम जो होता है 0.06 से 0.1 mg पर किग्रा दिया जाता है। कंट्राइंडिकेशन का मतलब होता है किस परिस्थिति में दवा को नहीं लेना चाहिए बॉडी में। मास्थीनिया ग्रेविस में दवा को नहीं लेना है। रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, मान लीजिए उसको रिस्पिरेटरी कोई डिसऑर्डर है तब इस दवा को अवॉइड करना है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, या उसके बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट की क्या है, इम्बैलेंस हो रही है, तब इस दवा को नहीं लेना है। बर्न पेशेंट, कोई जला हुआ पेशेंट है उनमें नहीं लेना है। साथ में सीवियर लीवर या किडनी डिजीज में हो हम दवा को नहीं लेना है। क्लियर। आगे देखेंगे हम माइस्थीनिया ग्रेविस के बारे में। माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस हम जानते हैं एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि जो स्केलेटल मसल्स की बीमारी होती है, जो कि ऑटो इम्यून का मतलब है हमारी बॉडी खुद इसको क्या करती है, उत्पन्न करती है। क्लियर, हमारी बॉडी खुद अपने ऑर्गन को पहचानने से मना कर देती है। वो माइस्थीनिया ग्रेविस देखिए क्या है। माइस्थीनिया ग्रेविस एक क्रोनिक ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। क्या है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। और कैसा है, क्रोनिक है। क्रोनिक कहने का मतलब है बहुत लंबे समय तक डिसऑर्डर चलती है, जल्दी ठीक नहीं होता है। तो ऐसे बीमारी को हम क्रोनिक कहते हैं। और जो बीमारी जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, जो थोड़े समय के लिए होते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं, उन बीमारी को हम एक्यूट डिजीज कहते हैं। याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछा जाता है एक्यूट और क्रोनिक में डिफरेंस क्या है। एक्यूट वे होते हैं जो शॉर्ट टर्म में बीमारी ठीक हो जाती है, क्रोनिक वे हैं जो लंबे समय तक बीमारी ठीक नहीं हो पाती हैं। इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्केलेटल मसल्स की वीकनेस हो जाती है। इसमें क्या हो रहा है, माइस्थीनिया ग्रेविस में जो हमारा स्केलेटल मसल्स होता है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, वो क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और इसमें बॉडी के द्वारा बनाए गए ऑटो एंटीबॉडी, जो हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाता है किसी पैथोजन, किसी बैक्टीरिया के खिलाफ, वही हमारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वही डिफेंस मैकेनिज्म किसके खिलाफ ऑटोबॉडी बना लेता है, इस मसल्स के खिलाफ। क्लियर, इसलिए मसल्स को पहचानने से मना कर देती है, मसल्स को पोषण ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती, जिसके कारण हमारे जो मसल्स होते हैं कमजोर हो जाते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर उपस्थित होते हैं, निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर हैं जो हमारे मसल्स के ऊपर जो पाए जाते हैं, उनको क्या कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, जिसके कारण मसल्स क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाते हैं और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, मसल्स हमारे कमजोर हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, एसिटाइल कोलिन ठीक से रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाता है। कौन से रिसेप्टर से, जो हमारे मसल्स पे रिसेप्टर हैं, कौन से, निकोटिनिक रिसेप्टर। ठीक, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन कमजोर होता है। सरल शब्दों में ऐसे बोले तो माइस्थीनिया ग्रेविस मसल्स जल्दी थक जाती है और आराम करने पर स्ट्रेंथ कुछ हद तक वापस आ जाती है। यानी आप क्या हो रहे हैं, मसल्स आपके कमजोर हो जाएंगे तो आप जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। क्लियर। कॉमनली अफेक्टेड मसल्स, कौन कौन से ऐसे मसल्स हैं जो इसमें अफेक्ट होते हैं। साथ क्लियर देखिए, आई मसल्स, जो हमारी आँख की मसल्स होती है ज़्यादा इफेक्ट होती है। फेशियल मसल्स, हमारे चेहरे की जो मसल्स होती है। साथ में मसल्स ऑफ स्वेलिंग स्पीच, एंड जो हमारी मसल्स हो वो क्या हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है उसमें। क्लियर। हम इसमें क्या पढ़ने वाले थे, इसमें पढ़ने वाले थे ड्रग यूज्ड इन माइस्थीनिया ग्रेविस। अभी हमने देखा माइस्थीनिया ग्रेविस क्या होता था। अब ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं जो कि माइस्थीनिया ग्रेविस में यूज किए जाते हैं। पहला क्या है, एंटी कोलिनेस्टरेज एंजाइम। देखिए नाम लिखा है एंटी का मतलब होता है खिलाफ, और कोलिन लिखा है मतलब कोलिनर्जिक ड्रग की बात हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टेरेज लिखा है, स्टेरेज का मतलब होता है तोड़ना, क्या करना है, तोड़ना। तो कोलिनर्जिक ड्रग को क्या तोड़ना, यानी उसके खिलाफ। तो ये ड्रग क्या होती है, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज एंजाइम को क्या करती हैं, इनहिबिट कर देती हैं। एसिटाइल कोलिन जो एंजाइम होते हैं
उनको इनहिबिट कर देती है, जिसके कारण एसिटाइल कोलिन क्या होता है, टूटता नहीं है, और टूटेगा नहीं तो एसिटाइल कोलिन हमारे मसल्स के जो रिसेप्टर हैं उससे जाकर बाइंड होगा। इससे एसिटाइल क्या होता है, ब्रेकडाउन रुक जाता है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर एसिटाइल कोलिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे वो जाके रिसेप्टर से बाइंड होते हैं और हमारी मसल्स को जो ताकत होती है, जो पोटेंसी होती है, वो प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ रहा है? माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या यही हो रहा था कि जो एसिटाइल कोलिन था वो ब्रेक हो जा रहा था और उसको क्या कर रहे थे, रिसेप्टर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसके कारण हमारे मसल्स क्या हो रहे थे, कमजोर। हम इसमें क्या कर रहे हैं कि वे एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, जो कि एंजाइम एसिटाइल कोलिन को तोड़ रहा है। जब वो एसिटाइल कोलिन को तोड़ नहीं पाएगा तो क्या वो जब वो उसको तोड़ नहीं पाएगा तो क्या उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, वो क्वांटिटी बढ़ेगी तो हमारे जो रिसेप्टर हैं उससे जाके बाइंड करेगा। उदाहरण की बात करेंगे तो नियोस्टिगमाइन, पायरिडोस्टिगमाइन और फाइसोस्टिगमाइन, ये हमारे ड्रग होते हैं। ये न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन क्या करते हैं, इंप्रूव करा देते हैं, जिसके कारण जो ट्रांसमिशन होता है मसल्स का और न्यूरॉन का, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगला इम्यूनो सप्रेसेंट। इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून सिस्टम, और सप्रेसेंट का मतलब होता है डिक्रीज कर देना, कमजोर कर देना। और हम जानते हैं कि हमारा जो बीमारी है माइस्थेनिया ग्रेविस है, क्या ऑटो इम्यून है, मतलब हमारी बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो खुद हमारी मसल्स को पहचानने से मना कर दे रही है। तो हमारे एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी के पास ज़्यादा ताकत है, इसलिए वो मसल्स को कमज़ोर कर रहे हैं। अगर हम एंटीबॉडी को ही अगर कमज़ोर कर दें तो भी क्या हमारी मसल्स की जो रिसेप्टर हैं वो आसानी से क्या हो सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं। क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, इसलिए ड्रग एंटीबॉडी फॉर्मेशन को कम करते हैं। यानी ये जो दवाएँ होंगी इम्यूनो सप्रेसेंट की, ये क्या करेंगे, एंटीबॉडी की फॉर्मेशन को कम कर देंगी, जिसके कारण वो अपने ही सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बना पाएगी। उदाहरण के लिए बात करेंगे तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो सकते हैं, जिसमें प्रेडनिसोलोन मोस्ट कॉमन आप देखे होंगे, अक्सर दिया जाता है, और साथ में एजाथ्रियोप्रिन दिया जाता है, साथ में साइक्लोस्पोरिन दिया जाता है। क्लियर। आगे बात करेंगे इम्यूनोडुलेटिंग थेरेपी। इम्यूनोडुलेटिंग थेरेपी सीवियर केस में दिया जाता है, जिसमें इसमें क्या है, प्लाज्मा थेरेपी, आपकी बॉडी के प्लाज्मा सेल्स को चेंज किया जा सकता है, साथ में इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन को चेंज कर देते हैं। इनका उपयोग सीवियर क्राइसिस कंडीशन में किया जाता है। समझ में आ रहा है? आगे बात करेंगे मोस्ट कॉमन यूज ड्रग इन विद डोज में देखें, नियोस्टिगमाइन जो होता है 15 mg 2 से 3 बार दिया जाता है। ठीक। इंजेक्शन के रूप में होगा तो 0.5 से 2.5 mg IM इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस दिया जा सकता है। और उसके बाद पायरिडोस्टिगमाइन जो होता है हमारा ओरल दिया जाता है 30 से 60 mg, और दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। प्रेडनिसोलोन जो होता है हमारा 10 से 60 mg पर डे दिया जाता है, प्रिस्क्राइब जैसा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। आगे है लोकल एनेस्थेटिया। लोकल एनेस्थेटिक जो होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक लिए आप इतना पढ़ते रहिए, और अगर कोई आपको दिक्कत हो, कोई अगर चीज़ें ना समझ में आए तो हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, जिससे कोई भी हम अपडेट दें, कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करें तो आपको पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच जाए। और हम यही चाहेंगे आप हिंदी इंग्लिश में भी मिक्स करके लिख सकते हैं, या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे। अगर आप ट्रांसलेट करने में सक्षम है तो आप इंग्लिश में लिखिएगा, अगर नहीं सक्षम हो पा रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश मिक्स में लिखिएगा। जो आपके इच्छा अनुसार हो वो आप लिख सकते हैं। हमारा काम था केवल आपको समझाना, आपके माइंड में वो चीज़ें फीड कराना, जिससे आप एग्जाम के टाइम पर वो चीज़ें रिकॉल कर सकें और वो चीज़ें आप लिख सकें। क्लियर। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए। बाय बाय।